देश दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ आज टॉप ट्रेंडिंग खबरों में क्या है, आइए जानते हैं। 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट करके साइबर ठगों ने 67 साल की नीना कौर से 32,40,000 रुपये की ठगी की। साइबर ठगों ने उनको व्हाट्सएप के जरिए गिरफ्तारी वारंट आदि भी भेजा था। इस मामले में साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दीपावली के बाद लखनऊ में बिजली विभाग बड़ा अभियान चलाएगा। स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। बिल न चुकाने वाले उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर पोस्टपेड कनेक्शन प्रीपेड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लखनऊ के बाद यह व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी। केंद्र की योजना RDSS में सभी उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लगाना है। इन्हें लगाने के लिए 3 फेज में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जो उपभोक्ता बिजली बिल नहीं चुकाते हैं, विभाग उन पोस्टपेड उपभोक्ताओं का कनेक्शन प्रीपेड में कन्वर्ट कर देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लाखों पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों को दिवाली का उपहार देते हुए भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले से इंस्पेक्टर से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के लगभग 4 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह घोषणा पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। वर्दी और आवास भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। वहीं उत्तराखंड सरकार की भी पहल पुलिसकर्मियों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करती है। ये घोषणाएं त्योहारों से पहले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होंगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों को एक नई सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी में गंगा नदी पर एक नए रेल सह सड़क पुल को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से जहां एक ओर लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के समय की भी बचत होगी। यह पुल हर साल करीब 8 करोड़ लीटर डीजल की खपत को बचाएगा, जिससे लगभग 638 करोड़ सालाना बचत होगी। इस मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 2,642 करोड़ है। दीपावली से पहले सरकार ने एक विशेष योजना की घोषणा की है, जिसमें गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बिजली बिल माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत जो लोग घर पर बिजली का उपयोग करते हैं, उनके 200 यूनिट तक के बिजली बिल माफ कर दी जाएंगे। ये योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए तैयार की गई है, ताकि उनका बिजली बिल का बोझ कम हो सके। यदि किसी परिवार का बिल 200 यूनिट के भीतर है, तो उनका पूरा बिल माफ किया जाएगा। हालांकि यदि बिजली की खपत 200 यूनिट से ज्यादा है, तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यदि आप एक बिजली ग्राहक हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे। 1 नवंबर से हो रहे हैं बड़े बदलाव, हो सकता है नुकसान। अक्टूबर का महीना खत्म होने जा रहा है और जल्द ही नवंबर महीने की शुरुआत हो जाएगी। नवंबर महीने में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। यह बदलाव सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालेंगे। इनके बारे में आपको पहले से जानकारी होनी ज़रूरी है। नवंबर महीने में होने वाले बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं। नवंबर महीने में होने वाले बड़े बदलावों के बारे में बात करें तो सबसे पहले बड़ा बदलाव रेल यात्रियों से जुड़ा हुआ है। रेलवे ने वेटिंग टिकट के नियम में बड़ा बदलाव किया है। रेल यात्रियों के लिए यह एक अच्छी खबर है। अब आप 120 दिन की जगह 60 दिन पहले टिकट बुक करा सकते हैं। रेल मंत्रालय ने जारी नोटिफिकेशन में बताया है कि अब एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। यह व्यवस्था 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। हालांकि ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी दिन के समय चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा। इन ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा पहले से ही कम है। साथ ही विदेशी पर्यटकों के लिए भी 365 दिनों की सीमा के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा। अब तक की व्यवस्था के मुताबिक यात्री 4 महीने पहले से ही अपनी टिकट रिजर्व करा सकते हैं। अगर आप बिजली, गैस, पानी जैसे यूटिलिटी बिल भरने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ा झटका दिया है। SBI कार्ड की तरफ से क्रेडिट कार्ड के नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। यह नियम 1 नवंबर से लागू होने जा रहे हैं। बैंक ने क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल के पेमेंट पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR से महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, जिसमें केवल मदरसों में धार्मिक शिक्षा को लेकर चिंताओं को लेकर सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा कि अन्य धार्मिक शैक्षिक संस्थाओं के मामले में ऐसी चिंताएं क्यों नहीं उठाई जा रही हैं। NCPCR ने पहले कहा था कि मदरसों के छात्र चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे पेशेवर क्षेत्रों में सफल नहीं हो पाएंगे। इसके जवाब में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सवाल किया, क्या आपने सभी धार्मिक समुदायों के लिए ऐसे निर्देश जारी किए हैं जिसमें कहा गया हो कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा में नहीं भेजा जाना चाहिए जब तक कि उन्हें धर्मनिरपेक्ष शिक्षा न दी जाए।
यह चर्चा 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम के संवैधानिकता को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई के दौरान हुई। एनसीपीसीआर ने अदालत में कहा कि मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए, जबकि यह स्वीकार किया कि यदि बच्चों को धर्मनिरपेक्ष विषय पढ़ाए जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या एनसीपीसीआर ने अन्य धार्मिक संस्थानों जैसे मठों और पाठशालाओं के लिए भी इसी तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। केजीएमयू में 24 घंटे गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। असाध्य, आयुष्मान और विपन्न जैसी योजनाओं के तहत पात्र मरीजों को फ्री इलाज मिल सकेगा। अभी शाम 5 बजे के बाद आने वाले मरीजों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। इसकी बड़ी वजह केजीएमयू में मुफ्त योजनाओं के लिए पात्र मरीजों के दस्तावेजों की जाँच न हो पाना है। जल्दी दस्तावेजों की जाँच पड़ताल का काम 24 घंटे होगा। केजीएमयू में प्रतिदिन ओपीडी में 7 से 8 हज़ार मरीज आ रहे हैं। 4,000 बेड हैं। ज़्यादातर बेड हमेशा भरे रहते हैं। प्रतिदिन 250 से 300 मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में गरीब मरीज आ रहे हैं। गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने के लिए असाध्य, विपन्न, आयुष्मान, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री राहत कोष समेत दूसरी योजनाओं का संचालन हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बहुत सी योजनाओं के लिए दस्तावेजों की जांच सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होती है। उसके बाद आने वाले मरीजों को योजना के तहत मुफ्त इलाज नहीं मिल पाता था। इस दौरान मरीजों को इलाज के एवज में पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। मरीजों की सहूलियतों के लिए दस्तावेजों की जांच की सुविधा 24 घंटे शुरू करने का फैसला किया गया है। ऐसे में शाम 5 बजे के बाद भी आने वाले मरीजों के दस्तावेजों की जांच कर योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है। डेजर्ट नेशनल पार्क के नियमों के जाल में फंसी लगभग 137 किलोमीटर भारतमाला सड़क परियोजना के तहत सड़क निर्माण की अनुमति अब 5 साल बाद जाकर मिली है। पिछले दिनों पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में सड़क निर्माण की राह देख रहे डीएनपी वासियों को 16 शर्तों पर सड़क निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति के दलों में सीट शेयरिंग की बातचीत आखिरी चरण में है। इस क्रम में सत्ताधारी महायुति में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो गई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खाते में 78 से 80 और अजित पवार की एनसीपी को 53 से 54 सीटें मिलेंगी। वक्फ बिल को लेकर मंगलवार को हुई जेपीसी की बैठक में हंगामा हो गया। देखते ही देखते टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि कल्याण बनर्जी ने टेबल पर रखी कांच की पानी की बोतल फोड़ दी। इससे उनके हाथ में गंभीर चोट लग गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उनके हाथ में 4 टाके आए। विमानों में बम की झूठी धमकी की खबरें थम नहीं रही हैं। सोमवार रात से मंगलवार तक कम से कम 79 विमानों में बम की धमकी मिली, जिसमें से अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय रूट पर उड़ान भरने वाली फ्लाइट शामिल थी। प्रभावित उड़ानों में 23 इंडिगो, 21 विस्तारा, 12 काश और 23 एयर इंडिया की उड़ानें शामिल थीं। फर्जी कॉल के जरिए धमकियां दी गई हैं। पिछले एक हफ्ते में विमान में धमकी की कुल 169 खबरें अब तक सामने आ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने लिस्ट जारी कर पंजाब और मेघालय की 4 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन को भारत में रहने के लिए रेजिडेंट परमिट मिल गया है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया है। एक दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर रेजिडेंस परमिट के लिए गृह मंत्री से अनुरोध किया था। मुंबई हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट यानी AIU ने 2 यात्रियों को तस्करी के आरोप में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वे दोनों 4 लुप्त प्राय हॉर्नबिल पक्षियों को अपने सामान में छिपा कर ले जा रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी इन पक्षियों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। सीमा शुल्क विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने इस सिलसिले में 2 यात्रियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। सीमा शुल्क विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार की दोपहर एक फ्लाइट थाईलैंड से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची थी, जिसमें 2 यात्री अपने सामान में छिपाकर लुप्त प्राय हॉर्नबिल पक्षियों को लाए थे। उन दोनों यात्रियों के सामान में ये पक्षी पाए जाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। AIU के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई के ये दोनों यात्री, एक पुरुष और एक महिला, बैंकॉक से एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। उनके सामान की तलाशी लेने पर अंदर से 4 हॉर्नबिल पक्षी छिपे हुए पाए गए।
जल प्रबंधन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से नवाजा गया है। ग्रामीण इलाकों में घर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने के साथ जल संरक्षण और जल प्रबंधन में बेहतरीन काम के लिए उत्तर प्रदेश को देश में दूसरा स्थान मिला है। मंगलवार को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूपी को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश की ओर से नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव और आवास आयुक्त डॉक्टर बलकार सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रीय जल पुरस्कार ग्रहण किया। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उड़ीसा को पहला और गुजरात और पुदुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव अब चक्रवाती तूफान दाना का रूप ले रहा है। यह तूफान पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित भारत के कई राज्यों में कहर बरपा सकता है। ये निम्न दबाव लगातार मजबूत होता जा रहा है और आईएमडी ने इसको लेकर खास अलर्ट जारी किया है। भारत में जहां इस दाना तूफान को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, उधर सात समंदर पार बहामास में भी एक तूफान ने धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस ट्रॉपिकल तूफान का नाम ऑस्कर रखा गया है, जो क्यूबा में भारी तबाही मचाने के बाद अब बहामास की ओर बढ़ रहा है। ऑस्कर तूफान मंगलवार को बहामास के लॉन्ग आइलैंड से 75 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। मियामी में नेशनल हैरिकेन सेंटर के अनुसार इसकी रफ्तार 19 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हवा 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इस तूफान की वजह से दक्षिण पूर्वी बहामास में 13 सेंटीमीटर तक बारिश करने की आशंका है। कुछ इलाकों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। मध्य और दक्षिण पूर्वी बहामास के लिए ट्रॉपिकल स्टॉर्म की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात में पुलिस ने एक फर्जी अदालत का भंडाफोड़ किया है, जिसमें एक व्यक्ति खुद को न्यायाधीश बताता था और वह गांधीनगर इलाके में खासतौर से भूमि सौदों में 2019 से फैसले पारित कर रहा था। गिरफ्तार आरोपी मॉरिस सैमुअल पर धोखाधड़ी का आरोप है। उसने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया कि उसकी अदालत वैध है। पुलिस ने बताया कि इस साजिश के कर्ता धर्ता व्यक्ति ने भूमि सौदों में फंसे लोगों को अपने झांसे में लिया और भारी भरकम रकम के बदले उनके पक्ष में फैसले सुनाए। उनकी फर्जी अदालत बिल्कुल असली अदालत कक्ष तरह लगती थी और वह सालों तक इसमें फैसले सुनाता रहा, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बैठे भाजपा के एलजी द्वारा आदेश पारित करके दिल्ली महिला आयोग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के फैसले की कड़ी निंदा की है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन सभी कर्मचारियों के दर्द और तकलीफ को समझते हुए उन्हें भरोसा दिया है कि वह उनकी नौकरी वापस दिलाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिवाली से पहले इतने सारे लोगों की नौकरी छीन लेना बेहद शर्मनाक और अमानवीय है। ये भाजपा की मानसिकता बताती है। भाजपा अपने भाषण में और मैनिफेस्टो में नौकरी देने की बात करती है, लेकिन यह घटना बताती है कि असल में वो लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। यह कर्मचारी 30 सालों से शानदार काम कर रहे थे। उन्होंने कई महिलाओं की मदद की, लेकिन भाजपा ने एक झटके में इन्हें निकाल दिया। रणबीर कपूर के बाद अब आमिर खान को सिंगर किशोर कुमार की बायोपिक ऑफर हुई है। डायरेक्टर अनुराग बसु लंबे समय से किशोर कुमार की जिंदगी पर फिल्म बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि बायोपिक में आमिर खान किशोर कुमार की जिंदगी के एक अनदेखे अंदाज में दिखने वाले हैं। अब तक आमिर खान और अनुराग बसु ने इस फिल्म को लेकर 5 मीटिंग्स तक कर ली हैं। पिंक विला की माने तो आमिर खान और अनुराग बसु फिल्म मेकर भूषण कुमार के लिए किशोर कुमार की बायोपिक के बारे में सोच रहे हैं। किशोर कुमार की बायोपिक अनुराग बसु और भूषण कुमार के दिल के करीब का विषय है और वे इसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं। हमेशा शांति के साथ अपनी बात कहने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मंगलवार को तीखे तेवरों के साथ दिखाई दिए। उपचुनाव वाले 9 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा विपक्षी नेताओं के प्रति दिखाई जा रही सख्ती को लेकर अखिलेश यादव के तेवर तीखे थे। यही वजह है कि उन्होंने उपचुनाव वाले 9 जिलों के डीएम एसपी पर यह आरोप लगाया कि उक्त अधिकारी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं के तरह काम कर रहे हैं। अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी तो भाजपा के जिला अध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। अगर यह अधिकारी नहीं सुधरे और चुनाव में गड़बड़ी करेंगे तो हम उनकी शिकायत चुनाव आयोग में तो करेंगे ही, जगह जगह उनके पोस्टर भी लगा देंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल टॉप ट्रेंडिंग खबरों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक और शेयर जरूर करें।